नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट हरियाणा। और स्पॉटलाइट हरियाणा के आज के अंक में हम बात किसानों की महापंचायत की करेंगे, बात राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की भी होगी, साथ ही हरियाणा के मौसम का अपडेट भी आपको देंगे और हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन के साथ खास बातचीत भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लेकर कानून बनाने की मांग को लेकर आमन अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आह्वान पर खनौरी बॉर्डर और टोहाना में किसानों का हल्ला बोल देखने को मिला है। दोनों ही जगहों पर किसानों की महापंचायत हुई, जिसमें देश भर से बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए और अपनी आवाज बुलंद की। वहीं खनौरी में महापंचायत के मंच से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने संदेश भी दिया। खास रिपोर्ट देखिएगा। फसलों पर एमएसपी कानून की मांग को लेकर खनौरी और शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन पार्ट 2 जारी है। वहीं 40 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आह्वान पर खनौरी बॉर्डर पर किसान जमकर गरजे और महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में हरियाणा और पंजाब समेत अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए और उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। इस दौरान किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल स्ट्रेचर के जरिए मंच पर लेकर आए गए और उन्होंने महापंचायत के मंच से किसानों को संबोधित किया। वहीं अपने संबोधन में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने किसानों के खुदकुशी के मामलों पर गहरी चिंता जाहिर की। इसके अलावा किसान नेता डल्लेवाल ने सरकार को भी दो टूक शब्दों में कहा कि सरकार जितना मर्जी जोर लगा ले, लेकिन मोर्चा हम ही जीतेंगे। कि अगर किसी काम को कठिन देखकर हम आराम से बैठ जाएं, तो फिर भाई काम कैसे चलेगा? फिर तो काम नहीं चलेगा। यही सोचकर बैठे रहें कि ये कठिन है, कठिन है, कठिन है, तो ये कठिन कठिन सोचकर तो देखिए कितना बड़ा नुकसान हो गया हमारे किसान परिवारों के। जो इनके आंकड़े बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि 4 लाख किसान सुसाइड कर गया। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने रिपोर्ट दी है 4 लाख की। लेकिन उससे अलग अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो 4 लाख नहीं है भाइयों, 7 लाख किसान सुसाइड कर चुका है। यही सोचकर हम अगर बैठे रहें कि भाई ये तो कठिन काम है, ये तो ऐसे नहीं होगा, तो फिर मरने दें उनको सभी को। क्या मैंने उस दिन भी ये बात कही थी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जी डल्लेवाल की लाइफ ठीक है, इंसान हूँ, लेकिन वो 7 लाख जो जा चुका है उनके बच्चों का क्या हुआ है? उनके बच्चे रुल रहे हैं, तड़प रहे हैं, उनकी मृत्यु रुकनी चाहिए। खनौरी बॉर्डर के अलावा टोहाना में भी किसानों की ओर से महापंचायत रखी गई, जिसमें बड़ी संख्या में हरियाणा और पंजाब से किसान पहुंचे। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत और जोगिंदर सिंह उगराहा भी महापंचायत में शामिल हुए और राकेश टिकैत ने पीटीसी न्यूज से खास बातचीत भी की और महापंचायत खनौरी शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन और जगजीत डल्लेवाल की सेहत के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। आप बताएं कि लगातार किसान आंदोलन चल रहा है, दो जगह पे अलग अलग, खनौरी पे भी, बॉर्डर पे भी और यहाँ भी अलग अलग महापंचायतें हो रही है, क्या कारण है? उनका तो आंदोलन चला हुआ है वहाँ पे। उस कमेटी का आंदोलन तो पिछले 10-11 महीने से चला हुआ है। ये तो पंचायत है एक दिन की।
ये स्लोगन में तो महापंचायत वहाँ भी आज महापंचायत हो रही है, यहाँ भी महापंचायत हो रही है। इस आंदोलन से और उस आंदोलन का दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं है। वो भी चल रहा है, वो वहाँ की कमेटी उसको चला रही है, और यहाँ पे ये पंचायत है और 4 तारीख की रखी, 7 तारीख के भी एसकेएम ने पूरे देश भर में रखी है। तो पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं सब जगह। संयुक्त किसान मोर्चा एक है, कुछ लोग उससे अलग गए हैं जिन्होंने वो मूवमेंट शुरू करा है, तो उसके बारे में वही लोग बता सकते हैं। उनका निर्णय है, उनकी कमेटी का निर्णय है कि वे आगे जाएंगे वहीं रुकेंगे, तो उनकी कमेटी का निर्णय है। लेकिन हमको भी चिंता है कि जिस तरह से जो डल्लेवाल जी बैठे हुए हैं अनशन पर 40 दिन हो गए, तो उसके लिए सब लोग चिंतित हैं। तो क्या आप डल्लेवाल जी का समर्थन करते हैं? हम गए थे वहाँ पे गए थे, हम मिल के आए थे उनसे, लेकिन हम ना उनको ये कह सकते कि अनशन खत्म करो। उनकी कमेटी निर्णय लेगी, जो भी निर्णय लेगी वहाँ की कमेटी निर्णय लेगी। बहरहाल किसान आंदोलन पार्ट 2 जारी है। खनौरी और टोहाना में किसानों ने महापंचायत कर अपनी आवाज बुलंद की है। किसान फसलों पर एमएसपी कानून बनाने की मांग पर अड़े हैं। वहीं 40 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता जगजीत डल्लेवाल की सेहत भी लगातार बिगड़ती जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार किसानों की मांग पर क्या फैसला लेती है और ये आंदोलन कब तक जारी रहता है। खनौरी बॉर्डर से पीटीसी संवाददाता सुनील कुमार और टोहाना से पीटीसी संवाददाता सतीश अरोड़ा के साथ अतुल वर्मा की रिपोर्ट। देश में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का ऐलान हो चुका है और इन पुरस्कारों में हरियाणा के धाकड़ खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा बाजी मारी है। आखिर वो कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिलने जा रहा है? हरियाणा के किन खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाएगा? तो चलिए इस वीडियो में आपको उन तमाम खिलाड़ियों के बारे में, उनकी अचीवमेंट्स और उनके परिवार की जो प्रतिक्रियाएं निकल कर आई हैं वो सब दिखाते हैं। देखिएगा। स्टार शूटर मनु भाकर को मिलेगा खेल रत्न, परिवार में खुशी। पेरिस ओलंपिक में दमदार खेल दिखाकर एक नहीं बल्कि 2-2 ब्रोंज मेडल जीतकर इतिहास रचने वाली हरियाणा की स्टार शूटर मनु भाकर को लेकर ये कयास पहले ही लगाए जा रहे थे कि उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा जाएगा, और ऐसा होने भी वाला है क्योंकि खेल मंत्रालय ने शूटर मनु भाकर को उनकी इस उपलब्धि को देखते हुए उन्हें खेल पुरस्कार देने का फैसला किया है। वहीं इस पुरस्कार के ऐलान के बाद मनु भाकर के परिवार में खुशी का माहौल है। मनु की नानी ने उनके लिए खास तौर पर चूरमा बनाने की बात कही है। इसके अलावा मनु को हर ओर से बधाइयां भी मिल रही हैं। शतरंज के बादशाह डी गुकेश होंगे खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित। साल 2024 के आखिर में अपने खेल से दुनिया भर में बड़ा धमाका करने वाले, सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियन बनने वाले चेन्नई के शतरंज के बादशाह डी गुकेश दोमराजू को खेलों का सर्वोच्च सम्मान यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिलने जा रहा है। डी गुकेश देश के सर्वोच्च पुरस्कार के लिए चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी हैं। इस मामले में उन्होंने ओलंपियन शूटर अभिनव बिंद्रा को भी पीछे छोड़ दिया है। अभिनव बिंद्रा को जब खेल रत्न पुरस्कार मिला था तब उनकी उम्र 19 साल 11 महीने थी, जबकि डी गुकेश की उम्र 18 साल है। उन्होंने पिछले साल चेस ओलंपियाड में भी भारतीय टीम को ऐतिहासिक गोल्ड दिलाने में अहम रोल अदा किया था। हॉकी कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को भी मिलेगा खेल रत्न। पेरिस ओलंपिक में अपनी कप्तानी में भारत को हॉकी में ब्रोंज मेडल दिलाने वाले स्टार प्लेयर हरमनप्रीत सिंह को भी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा जाएगा। हरमनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के स्टार डिफेंडर और ड्रैग फ्लिकर हैं। अमृतसर के किसान परिवार में जन्मे हरमनप्रीत सिंह का जब पिता के साथ खेतों में जाना होता था तब शायद ही उन्हें ये सोचा होगा कि एक दिन उनका नाम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ड्रैग फ्लिकर्स में शुमार होगा और उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। लेकिन उन्होंने अपने बाकमाल खेल की बदौलत भारतीय पुरुष हॉकी को बुलंदियों पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। वहीं खेल रत्न पुरस्कार पाने वालों में एक और नाम देश के पैरा एथलीट प्रवीण कुमार का भी है।
जिन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक में ऐसा धमाका किया कि हर तरफ उनके खेल की जमकर तारीफें होने लगी। ग्रेटर नोएडा से आने वाले पैरा एथलीट परवीन कुमार ने पेरिस पैरा ओलंपिक में लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था। आपको बता दें कि पेरिस के लिए रवाना होने से पहले परवीन कुमार ने देश की झोली में गोल्ड मेडल डालने का वादा किया था और उस वादे को उन्होंने पूरा करके भी दिखाया। हरियाणा के इन नायकों को भी मिलेगा अर्जुन अवार्ड, मिल रही हैं बधाइयां। खेल रत्न पुरस्कारों के अलावा देश भर के कुल 34 नायकों को अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाएगा और इन पुरस्कारों में सबसे ज्यादा बाजी हरियाणा के धाकड़ खिलाड़ियों ने मारी है। हरियाणा के झज्जर जिले से आने वाले पहलवान अमन सहरावत को अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाएगा। बचपन में अपने मां बाप को खोने वाले गांव बिरोहड़ के रहने वाले पहलवान अमन सहरावत के लिए ओलंपिक तक का सफर काफी संघर्ष भरा रहा, लेकिन अमन ने कड़ी मेहनत की बदौलत देश को पेरिस ओलंपिक में न केवल ब्रोंज मेडल दिलाया बल्कि देश को गर्व के पल भी दिए। वहीं स्टार शूटर मनु भाकर के साथ मिलकर देश को शूटिंग में ब्रोंज मेडल दिलाने वाले हरियाणा के अंबाला के स्टार शूटर सरबजोत सिंह को भी अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया है, जिसको लेकर उनके परिवार और गांव में खुशी का माहौल है। उनके साथ साथ सोनीपत के रहने वाले भारतीय हॉकी खिलाड़ी अभिषेक, भिवानी की बॉक्सर नीतू घनगस और बॉक्सर स्वीटी बुरा को भी उनके खेल और शानदार उपलब्धियों को देखते हुए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इधर खेल पुरस्कारों की घोषणा पर खिलाड़ियों के परिवार और गांव में भी खुशी का माहौल है और खिलाड़ियों को हर ओर से बधाइयां मिल रही हैं। अर्जुन अवार्ड से हरियाणा के ये पैरा एथलीट्स भी होंगे सम्मानित। वहीं 17 जनवरी को राष्ट्रपति के हाथों अर्जुन अवार्ड पाने वालों में हरियाणा के कई पैरा एथलीट्स का नाम भी शामिल है। इनमें सबसे पहला नाम पैरा एथलीट नवदीप का आता है, जो कि पानीपत के रहने वाले हैं। नवदीप ने पेरिस पैरा ओलंपिक में उम्दा खेल दिखाते हुए गोल्ड मेडल जीता था। इधर अर्जुन अवार्ड के लिए चयनित होने पर सोनीपत के पैरा एथलीट धर्मवीर सिंह ने खुशी तो जाहिर की ही है, लेकिन उनका ये कहना है कि अवार्ड के साथ साथ अगर नौकरी भी मिलती तो उन्हें दोहरी खुशी होती। आपको बता दें कि धर्मवीर सिंह ने पेरिस पैरा ओलंपिक में क्लब थ्रो में देश को गोल्ड मेडल दिलाया था। इसके अलावा हरियाणा के पैरा एथलीट परवीन सूरमा को भी पेरिस पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने के साथ साथ उनकी उपलब्धियों को देखते हुए अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाएगा। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने पीटीसी न्यूज के साथ खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने पिछले साल उनके पास आए बड़े मामलों, हरियाणा महिला आयोग की उपलब्धियों और नए साल की योजनाओं पर खुलकर बातचीत की है। देखिएगा। नए साल की शुरुआत और साल की शुरुआत में ही मैं एक बार फिर से आ पहुंची हूं हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया जी के पास। पिछले साल की उनकी उपलब्धियां, इस साल यानी 2025 में उनकी जो योजनाएं हैं, उन्होंने क्या कुछ सोचा हुआ है, कुछ एक पिछले ऐसे मामले हैं जिस पर भी चर्चा ज़रूरी है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रेणु भाटिया जी। नया साल सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को, चैनल के मुलाजिमों को भी, मालिकों को भी, एंकर्स को भी और पूरी दुनिया को आपके माध्यम से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। नया साल सबके लिए उन्नति वाला हो, तरक्की वाला हो और महिला आयोग के लिए बेटियों की रक्षा करने में सबसे आगे हो। अब मेरा सवाल बेटियों पर ही आ जाता है, क्योंकि आप उन्हीं के लिए लगातार काम कर रही हैं। सबसे पहले हम पिछले साल के कुछ ऐसे मामलों पर बात करना चाहेंगे जिन्होंने देश और प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। तो उसमें से जैसे महिलाओं को लेकर लगातार आपने काम किए, आपकी नज़र में कोई ऐसे मामले जिसको लेकर आपको भी कहीं ना कहीं संतुष्टि हो कि हाँ, महिला आयोग ने बेहतर काम किया? कुछ ऐसे मामले जो यूथ के साथ हुए, केसेस हुए, या कई बार उनको काउंसिल करने में वो जो है सही राह पर पहुँचे, ये हमारे को एक बड़ी संतुष्टि हुई। कई बेटियों को हमने काउंसिल किया, उसके बाद उन्होंने कोई गलती नहीं की और रियलाइज़ किया कि जब आपने हमें बताया था तो हमने इसको समझा। ये हमारे लिए एक बहुत जो है ना हार्ट को कूल करने वाली बात थी। दूसरा सबसे ज़्यादा मुझे खुशी उन केसेस पे हुई
जिनमें NRI लड़के होते थे, शादी करके बेटियों को छोड़ के भाग जाते थे, यहाँ बच्चे पैदा हो जाते थे उनके, और फिर वो उनकी माँ बाप की सेवा ही करते रहते थे इस उम्मीद के साथ कि पति आएगा। और माँ बाप को भी मालूम था, परिवार को मालूम था कि वो हमारा बेटा तो वहाँ फिर से शादी कर चुका है या रीसेटल हो गया, वो आना ही नहीं है। तो उन लड़कों को इंडिया वापस लाना, चाहे उनके खिलाफ कोर्ट कार्रवाई करना, जो भी हमने किया। हाँ, ऐसे हमारे पास लगभग 4 केसेस आए जी। ऑस्ट्रेलिया का एक आया, कनाडा का एक आया, US का एक आया, और अभी हमने करनाल का एक केस उठाया कुछ दिन पूर्व। तो उसको देख के हमारे पास 10 ऐसी बेटियां और आई हैं जिनके इस तरह से पोर्चुगल, साइप्रस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वो लड़के छोड़ के भाग गए हैं। केसेस ऐसे हैं कि पति जो है वो बाहर हैं और एक्चुअली ये ना हरियाणा की बेटी, पंजाब का बेटा, आप ये देखिए हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, इन बॉर्डर्स पे और इन स्टेट्स में ना विदेश जाने का बहुत भूत है। तो वो जो इनके डीलर्स हैं वो भी यहाँ इन एरियाज़ में बहुत हैं, और डंकी वीज़ा पे बहुत गए हुए हैं। तो जो एक हम डंकी वीज़ा के बारे में सुनते हैं, एक फिल्म के माध्यम से भी हम सब ने देखा, वो आई ओपनिंग थी। और ऐसा भी आपको ध्यान हो कि पिछले वर्ष एक न्यूज़ भी आप लोगों ने बहुत चली थी कि विदेश में कुछ लोग ऐसे स्लेवरी में फंस गए थे और मोदी जी उनको इंडिया लाए थे, जिनके पासपोर्ट फाड़ देते हैं, रख देते हैं। तो ऐसे केसेस बहुत होते हैं। अब मैं ये नहीं कहती कि हर लड़का ऐसे बेईमान होगा, पत्नी को नहीं ले जाना चाहता होगा। ऐसे भी कुछ केसेस सामने आए कि डंकी वीज़ा में वो गया, उसका पासपोर्ट ले लिया, जब्त कर लिया, फाड़ दिया, और वो कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहा, आ ही नहीं पा रहा, उसका नंबर चेंज करा दिया, जिन्होंने भी उसको वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे या काम पे रखा। तो ऐसे भी 1-2 केसेस आए हैं जिसमें बॉय इनोसेंट भी रहे हैं। लेकिन यहाँ लड़की मजबूर, वहाँ लड़का मजबूर, तो ऐसे भी केसेस आए हैं। एक केस ऐसा आया था कि यहाँ की एक माँ ने अपनी पूरी ज़मीन बेच के 30 या 40 लाख की, उसके फादर नहीं थे बच्ची के, और उसने अपनी बेटी को UK भेजा था। ऐसे ही कोई ये जो ठेकेदार से बने होते हैं, यहाँ वाले ने वहाँ भेजा, कबूतरबाज काइंड ऑफ। उधर उस लड़की का 8-9 डेज तक फिज़िकल मिसयूज़ होता रहा। तो वो माँ हमारे पास आई थी, फिर हमने आई थिंक शाहबाद का वो डीलर था, हमने उसे कांटेक्ट भी किया, सारा कुछ। तो इस तरह के भी बड़े केसेस आते हैं। तो ये जो 3-4 केसेस हमने लड़कों को बुला के 1-2 का पैचअप कराया, 1-2 ने फिर छोड़ना ही पड़ा उनको, बिकॉज वो वहाँ शादियाँ कर चुके थे, वहाँ अलग फैमिली, तो ये वाला सारा सिस्टम था। तो इस पे मेरा मन खुश था कि मैं एटलीस्ट उन लड़कियों को एक ब्रिज दे पाई थी। अच्छा, ये जो आपको याद होगा ये प्रिंसिपल वाला मामला था, आपने काफ़ी ज़्यादा उसको उठाया भी था और आप काफ़ी ज़्यादा उसको लेकर स्ट्रिक्ट भी थी कि कार्रवाई हो। उस केस की थोड़ी सी अपडेट भी हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए कि आखिर तक मामला पहुंचा कहाँ? आप जींद की बात कर रहे हैं। जींद में जो हमारे पास बेटियों ने शिकायत की थी, उसकी हमने तुरंत कार्रवाई की और SP से कह के, और इमीडिएट उस प्रिंसिपल के खिलाफ हमने कार्रवाई की थी। हालांकि उस प्रिंसिपल ने हमें काफ़ी दौड़ धूप करवाई, वो भाग गया था, और हमने उसका फ़ोन ट्रेसिंग पे लगाया, और पुलिस को ये मालूम नहीं पड़ा कि उसके पास अलग से एक नंबर भी है। वो किसी लड़की को जब वो उसने मैसेज किया होगा, वो हमारे पास नंबर आ गया था, तो हमने वो नंबर ट्रेसिंग पे लगाया। तो मथुरा में हमने उस प्रिंसिपल को पकड़ा था, उसके खिलाफ। ये भी आपकी एक सफलता है वैसे। प्रयास रहता है कि हर बेटी को न्याय मिले, तो वो मथुरा से पकड़ा गया, उसके खिलाफ FIR हुई, फिर वो बंद हुआ, और ये सारी कार्रवाई हमने की। उसके बाद 1-2 और इस तरह से केस आए, तो तुरंत प्रभाव से पुलिस ने फिर कार्रवाई की हमें। और शायद यही आपके काम है जिसकी वजह से राज्यपाल महोदय ने आपको एक बार फिर से मौका दिया कि आप प्रदेश की बेटियों के लिए काम करें। पता नहीं, मेरा तो ये डेजिग्नेशन अभी 3 साल पहले ही आया है, बट बेटियों के लिए काम करना मेरा एक पैशन है, और शायद पिछले 25 से 30 साल से मैं यही करती आई हूँ, तो शायद मेरे को इसलिए इजी फील होता है, एंड कनेक्ट कर पाती हूँ। आई लव माई वर्क, सो आई एन्जॉय इट।
अच्छा, इस साल का थोड़ा सा बताइए। अभी तो साल शुरू ही हुआ है, लेकिन आप जैसे हम बात कर रहे थे अभी इंटरव्यू के पहले कि आपके बहुत सारे प्लान्स हैं पूरे ईयर को लेकर। कुछ नई चीज़ें हम करना चाहते हैं बेटियों के लिए, जिससे मैं कहूँगी बिफोर द क्राइम लेट अस मेक देम सिक्योर एंड इंटेलिजेंट। सो हम लोग 7 फरवरी को नेशनल कमीशन की चेयरपर्सन के साथ पंचकुला के इंद्रधनुष स्टेडियम में 1500 से 2000 टीचर्स के साथ, आईसी कमेटी की हेड्स जो है अपने अपने स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की, प्लस 2 मोर टीचर्स। एवरी कॉलेज और स्कूल वील आस्क फॉर 3 टीचर्स। वी आर गोइंग टू हरियाणा की वी आर गोइंग टू ट्रेन देम फॉर पॉश एंड पोक्सो। सो हर जगह आयोग नहीं भाग सकता, हर एक तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन वो सक्षम रहे उस केस को सुनने में, सॉल्व करने में, समझने में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये बहुत वैल्यूएबल एक प्रोजेक्ट। मैं आपको टोक रही हूँ, क्या आपको लगता है कि टीचर्स में या महिलाओं में भी अवेयरनेस की कहीं ना कहीं कमी है? बहुत कमी है। बहुत लोगों को पॉश पता ही नहीं होता, बहुत लोगों को पॉक्सो नहीं पता होता। और तो छोड़िए, मैं कई स्कूल कॉलेजेस में जाती हूँ तो मैं उनको कहती हूँ 112 पता है? उनको होता है हाँ पता है। कैसे कॉल करना है नहीं पता। सो हम उनको कई बार प्रैक्टिकल बुला के बताते हैं, बिकॉज स्कीम्स तो हमारी बहुत हैं बेटियों के लिए, नॉलेज नहीं होती। कोई लोग गेन नहीं करना चाहते, इसीलिए मैं सब जगह जाके बेटियों को कहती हूँ इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन दोज रील्स एंड वॉचिंग देम, कुछ इस तरह की इंफॉर्मेटिव चीज़ें जो बेटियों को रिलेटेड है उसको करें। तो आई थिंक वी विल बी सक्सेसफुल इन दिस। अभी हमने 7 जनवरी हमने यमुनानगर में विमेन सरपंचेस को पॉश पॉक्सो की ट्रेनिंग देने का रखा है। एंड देन 7 फेब को हमने पूरे हरियाणा की टीचर्स का रखा है। इन दिस वी विल इंक्लूड we will try to include, or we can also think about different एक seminar about all the पुलिस वाली girls, पुलिस वाली in the sense सिपाही, बिकॉज ASI SI लेवल पे उनको मालूम होता है, बट सिपाही गर्ल जो इंटर करती है उसको समझाना, बताना। तो ये भी हमारा एक नया सब्जेक्ट है। आपने कभी महसूस किया है कि महिला पुलिसकर्मी जो हैं उनको भी कहीं ना कहीं काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, उनको भी समझाने की ज़रूरत? बिल्कुल होती है। और आप अगर कभी हमारे साथ साथ चलें, जब हम केसेस कर रहे होते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोगों को नॉलेज भी नहीं होती, तो वो आंसर क्या करना है। इसीलिए हम चाहते थे कि हर ग्राउंड लेवल से हर महकमा इस चीज़ की नॉलेज रखे। अब जैसे हमने वो स्कूल्स कॉलेजेस का पिछले साल प्रोग्राम स्टार्ट किया था कि एक लड़की जब साइबर क्राइम में ग्रेजुएशन में फंसती है या 12वीं में फंसती है, उससे पहले अगर उसे 8वीं में शिक्षा दी जाए कि साइबर क्राइम क्या है, तुम ऐसी फ़ोटो करोगी ये, तो शायद वो 8वीं में सुनेगी तो 9वीं 10वीं 11वीं तक वो अपने आप को सिक्योर कर पाएगी। तो अगर हम 100 लड़कियों को बताते हैं और उसमें से 5 भी अपने आप को सेव कर पाती हैं, तो ये एक सफल अभियान मानूंगी मैं इसे। अच्छा, अब जैसे बीजेपी ने भी लगातार तीसरी बार जिस तरह से प्रदेश में सरकार बनाई, सभी एक तरह से हैरान भी थे और कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां जो हैं वो समझने में ही उनको टाइम लग गया कि हुआ क्या आखिर। तो बीजेपी की इस लगातार तीसरी जीत को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, काम करने वाले की हमेशा जीत होती है, और बीजेपी ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, हमारे यशस्वी मनोहर लाल जी ने, नायब सिंह सैनी जी ने, इन्होंने केवल काम किया है, केवल सेवा की है। तो जब आप इस एजेंडा के साथ काम करते हैं कि मैं मुख्यमंत्री तो हूँ लेकिन जनता की सेवा के लिए हूँ, काम करूँगा, तो आपका फोकस प्लान्स की तरफ होता है, विजन होता है आपका, आप काम करते हैं। जब आप ये सोचते हैं अरे अपनी सरकार आ गई, अब तो लूटो मौज करो, ये करो, फिर आप काम नहीं कर सकते। तो भाजपा का ये विजन है डे 1 से, और आप देखेंगे हर सिपाही भाजपा का केवल काम पर बिलीव करता है और अपने काम के दम पे तीसरी बार भी सरकार बनाई है।
अब जाते जाते हमारे दर्शकों, खासतौर पर महिला दर्शक जो हैं, उनके लिए आप कुछ संदेश देना चाहती हैं इस साल? नया साल आ गया 2025 और सोच को नया कीजिए, अपराधों को समझने का प्रयास करें कि किस तरह के अपराध चल रहे हैं, आप कैसे बच सकती हैं, रिलेशनशिप्स में बेनिफिट है या लॉस है आपकी लाइफ का, इसको समझने का प्रयास करें। आजकल बहुत ज़्यादा एक चीज़ हो रही है कि रिलेशनशिप एंड सेपरेशन, तो इसको समझें कि जिस रिलेशन में आप गए हैं उसका सेपरेशन का टाइम पीरियड कब आने वाला है। जिस दिन आप फिक्स एंड फॉलो की पॉलिसी को समझ लेंगे, मुझे लगता है कोई महिला कमज़ोर नहीं होगी। इट इज़ नॉट ओनली टू गेट एम्पावर्ड इन वर्क, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी एम्पावर्ड मेंटली। बहुत कीमती बात रेणु भाटिया जी ने कही कि मानसिक तौर पर भी आपको मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। ख़ासतौर पर हमारी जो महिला दर्शक इस वक्त हमें देख रही हैं, हमारी तरफ से भी आपको यही इल्तिजा है, ये अनुरोध रहेगा कि आप मानसिक तौर पर इतनी मजबूत रहें कि आपको कमज़ोर समझकर कोई आपका फ़ायदा ही ना उठा सके। बिल्कुल यही हम चाहते हैं, हर महिला मजबूत, बोल्ड और ब्यूटीफुल हो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रेणु जी। तो ये थी हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया जी, जिन्होंने पिछले साल की अपनी उपलब्धियां और नए साल की उनकी जो योजनाएं हैं उन पर विस्तार से हमारे साथ चर्चा की। कैमरामैन धनंजय शर्मा के साथ वैशाली चौधरी, पीटीसी न्यूज़ हरियाणा। और अब आखिर में बात चलते चलते मौसम की होगी। हरियाणा में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। घने कोहरे और शीतलहर की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आखिर हरियाणा के किन किन इलाकों में पारा सबसे ज्यादा लुढ़क रहा है, ठिठुरन बढ़ रही है, रिपोर्ट देखिएगा। हरियाणा में शुक्रवार को दोपहर 12 बजे तक घनी धुंध छाई। इसके बाद धुंध छंटना शुरू हुई। हिसार, पानीपत, रोहतक, फरीदाबाद, झज्जर, सोनीपत, जींद, पलवल, नुहू और महेंद्रगढ़ समेत कई शहर धुंध की चपेट में रहे। विजिबिलिटी 5 से 10 मीटर तक रही। घने धुंध से सड़कों पर ड्राइविंग रिस्की हो गई। लाइट जलाकर गाड़ियां चलानी पड़ी। शीतलहर चल रही है और इससे ठिठुरन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा की ठंड ने हिमाचल को भी पीछे छोड़ दिया है। शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के शहरों का न्यूनतम तापमान शिमला और मनाली से भी कम है। शिमला का 11.5 और मनाली का 7.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के 13 शहरों का तापमान 11 से कम है। तो नारनौल में सबसे ज्यादा ठंड, यहाँ न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री है। मौसम विभाग की ओर से नई एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें 10 शहरों में आज कोल्ड डे की चेतावनी दी गई है। इन शहरों में सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, जींद, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत शामिल हैं। सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, जींद में हल्की धूप से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत में कोल्ड डे का अटैक पूरा दिन रहेगा। इसके अलावा भिवानी, रोहतक, चरखी दादरी और झज्जर में कोहरा रात के समय परेशानी का कारण बन सकता है। मौसम विभाग का ये कहना है कि प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के चलते आज से हवाओं में बदलाव होगा। उत्तर पूर्वी हवाएं चलने की संभावना से मौसम करवट लेगा। आज से 6 जनवरी के दौरान बीच बीच में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। इस दौरान तापमान में हल्की गिरावट और रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है, लेकिन 5 जनवरी की रात और 6 जनवरी को राज्यों में उत्तर और दक्षिण पश्चिमी के कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी होने के आसार हैं। तो 7 जनवरी से राज्य में मौसम खुश्क रहने और उत्तरी और उत्तर पश्चिमी से ठंडी हवाएं चलने से रात के तापमान में गिरावट आने की संभावना है। तो पिछले 48 घंटों के दौरान ठंडी हवाएं चलने से दादरी जिले में तापमान में काफी गिरावट देखी जा रही है। जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 22 और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। शुक्रवार सुबह की बात की जाए तो दादरी जिला में चारों ओर कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा है, जिसके चलते 10 ट्रेन लेट चल रही हैं और वहां पर जो वाहन है वो भी रेंग रेंग कर चल रहे हैं।
ठंड की वजह से लोग बाजारों की ओर रुख करना भी कम कर रहे हैं और दुकानदार भी अलाव सेक रहे हैं। तो लोगों का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनाते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है सर, और आज तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। आज इतनी ठंड बढ़ गई है कि दुकानों में तो कस्टमर नज़र ही नहीं आ रहे। हम तो बैठे सुबह से आए हैं, जब से आँच जलाई हुई है और सीख रहे हैं यहाँ पे। और फसलों में तो परिवर्तन आया हुआ है, लेकिन ठंड के कारण जो जनसंख्या है वो मतलब आवागमन जो है वो कम हो रखा है कस्टमर्स का, और सारी दुकानदार ठप हैं। यहाँ पे ठंड का बहुत ज़्यादा माहौल है। पिछले 2 दिन से सभी कर्मचारी और जो भी बच्चे स्कूलों में आ रहे हैं उनकी छुट्टियाँ की जाए। सर्दी इतनी ज़बरदस्त हो रही है कि घर से बुरा हाल हो रहा है। ट्रैफिक का धुंध इतनी ज़्यादा हो रही है, ना कुछ दिख रहा है ना कुछ और। फसल है एक तरफ वो ख़राब होने लग रही है बर्फ़बारी की वजह से। ना कोई मुआवजे का सोल्यूशन हो रहा, ना कोई और सोल्यूशन हो रहा। सभी आम जनता बड़ी परेशान है सर्दी को लेकर। कोहरे की इतनी भारी शिकायत है, साधन वाले बड़े परेशान हो रहे हैं, दिख नहीं रहा, चलाने में परेशानी है। फिलहाल स्पॉटलाइट हरियाणा में आज के इस अंक में बस इतना ही। बाकी देश और प्रदेश की खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। आप मुझे और मेरे कैमरा पर्सन धनंजय शर्मा को दीजिए इजाज़त। बने रहिएगा, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।